अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के बेंगलोर शहर से। 2005 में यहाँ एक लड़की थी जिसका नाम प्रतिभा मूर्ति था। प्रतिभा की उम्र 28 साल थी। प्रतिभा एक मल्टीनेशनल कंपनी एचपी ग्लोबल सॉफ्ट के पीबीओ में काम करती थी, जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के सेकंड फेज में था। प्रतिभा की नाइट शिफ्ट की ड्यूटी थी। ड्यूटी रात 2 बजे शुरू होती थी। कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयज को लाने और ले जाने के लिए कैब चलती थी, क्योंकि इतनी रात को ऑटो या बस तो मिलती नहीं है। रोजाना रात को 2 बजे प्रतिभा कंपनी की गाड़ी में आती और जाती थी। रोजाना रात को प्रतिभा को लेने कंपनी की कैब आती और वही इसको घर वापस छोड़ के जाती थी। प्रतिभा की फैमिली में सिर्फ एक माँ थी। प्रतिभा का ना भाई था ना बहन थी। 1977 में जब प्रतिभा की उम्र सिर्फ एक माह थी तो प्रतिभा के वालिद स्टोव पर कुछ खाना वगैरह बना रहे थे कि स्टोव फट गया, जिसकी वजह से उनकी मौका पर ही डेथ हो गई। फिर माँ ने अकेले ही मेहनत करके प्रतिभा को पढ़ाया, उसकी परवरिश की। प्रतिभा ने जॉब से पहले ही शादी कर ली थी। प्रतिभा के शोहर का नाम था पवन शेट्टी। पवन भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। पवन और प्रतिभा की शादी लव मैरिज थी। शादी के कुछ अर्सा बाद ही प्रतिभा को ये कंपनी में जॉब मिल गई थी। इन सब की जिंदगी आराम से कट रही थी। प्रतिभा की माँ घर में अकेली रहती थी। प्रतिभा कभी अपने ससुराल में या कभी अपनी माँ के पास रहती थी। प्रतिभा का ससुराल कुमार स्वामी लेआउट नामी जगह पर था और इसी सब के चलते दिन आया 13 दिसंबर 2005 का। प्रतिभा को जॉब करते हुए कुछ माह ही हुए थे, कुछ महीने ही हुए थे। प्रतिभा की ड्यूटी रात की थी, इसीलिए प्रतिभा को लेने के लिए कंपनी की गाड़ी आती थी। इसी तरह 13 दिसंबर की रात को भी प्रतिभा को लेने के लिए कंपनी की कैब आई। प्रतिभा ड्यूटी पर जाने से पहले अपनी माँ को कॉल करके बताती थी कि वो रेडी है, कंपनी की गाड़ी आ रही है उसको लेने। 13 दिसंबर को प्रतिभा अपने ससुराल में थी। रात 2 बजे कंपनी की गाड़ी कुमार स्वामी लेआउट में आई। गाड़ी के ड्राइवर ने प्रतिभा को कॉल की कि दीदी आप बाहर आ जाएं। 13 दिसंबर को प्रतिभा अपने ससुराल में थी। रात 2 बजे कंपनी की गाड़ी कुमार स्वामी लेआउट में आई। गाड़ी के ड्राइवर ने प्रतिभा को कॉल की कि मैडम आप बाहर आ जाओ, गाड़ी बाहर खड़ी है ऑफिस जाने के लिए। ड्राइवर प्रतिभा को बहन और प्रतिभा ड्राइवर को भाई बुलाती थी। ऑफिस में बहुत से ड्राइवर थे जिनकी मुख्तलिफ औकात में ड्यूटी लगती थी। प्रतिभा सब ड्राइवर को जानती थी और इस रात प्रतिभा गाड़ी में बैठी और गाड़ी ऑफिस जाने वाले रास्ते पर दौड़ने लगी। घर से ऑफिस जाने में 35 से 40 मिनट का वक्त लगता था। आमतौर पर प्रतिभा ऑफिस जाने के बाद अपनी माँ को कॉल या मैसेज करती थी कि वो ऑफिस पहुंच गई है। मैसेज को देखने के बाद ही माँ सोती थी। लेकिन 13 दिसंबर की इस रात को प्रतिभा के ऑफिस जाने के और कॉल या मैसेज आने से पहले ही माँ को नींद आ गई। सुबह जब प्रतिभा की माँ ने फोन चेक किया तो प्रतिभा का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया था। प्रतिभा ऑफिस पहुंचने के बाद कॉल या मैसेज जरूर करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ था। तो प्रतिभा की माँ प्रतिभा को कॉल करती है, मगर प्रतिभा का फोन आगे से स्विच ऑफ जाता है। वो बार बार कॉल ट्राई करती है, मगर फिर भी प्रतिभा का फोन स्विच ऑफ जाता है। इसके बाद प्रतिभा की माँ प्रतिभा के शोहर को कॉल करती है, पवन को, और पूछती है कि प्रतिभा कहाँ है। तो वो पवन कहता है कि वो तो रात को अपनी ड्यूटी पर चली गई थी। तो प्रतिभा की माँ बताती है कि उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आगे वो किसी काम में बिजी होगी इसलिए स्विच ऑफ किया। लेकिन माँ की तसल्ली नहीं होती। माँ के पास प्रतिभा के ऑफिस का फोन था। वो वहां रिसेप्शन पे कॉल करती है तो रिसेप्शन से आगे से जवाब आता है कि प्रतिभा रात को आई ही नहीं। अब माँ को बहुत ज्यादा फिक्र होती है। ये सब देखने के बाद माँ पुलिस से राब्ता करती है। इधर ऑफिस के सब लोग हैरान थे कि प्रतिभा रात को 2 बजे ऑफिस जाने के लिए निकली, पर अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंची, क्या हुआ। अगर वो निकली थी तो लाजमी तौर पर कंपनी के किसी ड्राइवर के साथ ही निकली होगी। वो किसी अनजान शख्स के साथ या अनजान ड्राइवर के साथ तो निकल नहीं सकती। तो फिर वो कहाँ गई। प्रतिभा की माँ जब पुलिस स्टेशन गई तो उसने सारी सूरत हाल से पुलिस को आगाह किया। ये मामला एक नौजवान लड़की का था, तो इसलिए पुलिस फौरन हरकत में आती है। सबसे पहले पुलिस
ऑफिस जाती है और ऑफिस के जो ड्राइवर थे उन सब से बारी बारी पूछताछ करने लगती है। और इन्हीं ड्राइवर में एक विशाल नाम का ड्राइवर भी था। इसका कहीं कहीं नाम जगदीश भी है, क्योंकि रोजाना रात को प्रतिभा को ये ऑफिस लेकर आता और ड्यूटी के बाद घर छोड़ के आता था। पुलिस अफसर इससे पूछताछ करते हैं। विशाल कहता है कि वो कल रात को भी प्रतिभा को लेने इसके घर गया था, तो पता चला कि प्रतिभा कंपनी के किसी और ड्राइवर के साथ निकल गई है। और ड्यूटी तो इस दिन विशाल की थी, तो कोई दूसरा ड्राइवर कैसे इसको ले जा सकता था? सब ड्राइवर अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे, कोई ड्राइवर किसी दूसरे का काम क्यों करेगा? कंपनी के सारे ड्राइवर अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे, इनमें से कोई भी विशाल के सिवा प्रतिभा घर नहीं गया था। पुलिस ने सब ड्राइवर की लिस्ट मांगी जो कल ड्यूटी पर नहीं आए थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और ये खबर मीडिया तक पहुंच गई। बेंगलोर एक बहुत बड़ा शहर था और इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की लापता हो गई। ये सब चीजें न्यूज चैनल पर चल रही थी। और कोई लड़की नाइट ड्यूटी पर काम करती है तो कंपनी ने इसकी सिक्योरिटी पर क्यों ध्यान नहीं दिया? मीडिया कंपनी पर भी उंगली उठा रही थी। मीडिया के जरिए ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई। पुलिस पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। 13 दिसंबर के दिन ही ये केस क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। क्राइम ब्रांच अपना काम शुरू करती है। क्राइम ब्रांच सबसे पहले प्रतिभा का फोन नंबर चेक करती है। प्रतिभा के मोबाइल में जो आखिरी नंबर था वो शिव कुमार नामी एक शख्स का था। शिव कुमार भी इस कंपनी में ड्राइवर की जॉब करता था। पुलिस ने जो लिस्ट मंगवाई थी इसमें शिव कुमार का नाम भी था, पर शिव कुमार तो कल ड्यूटी पर नहीं आया था। अगर ये कल ड्यूटी पर नहीं आया था तो ये प्रतिभा को लेने प्रतिभा घर क्यों गया था? क्योंकि इसकी तो कल छुट्टी थी। ये एक नया सवाल खड़ा। अब पुलिस का सारा ध्यान, सारा शक शिव कुमार पर आ गया था। पुलिस सबसे पहले इसका कॉल डिटेल निकालती है, तो इसकी कॉल डिटेल के मुताबिक भी इसने आखिरी नंबर प्रतिभा का ही मिलाया था। कंपनी से पुलिस को शिव कुमार का एड्रेस मिल जाता है। वो एक गांव का एड्रेस था। पुलिस सोचती है कि अगर इसने क्राइम किया होगा तो अब तक ये अपने घर में तो नहीं होगा, ये कहीं फरार हो गया होगा। लेकिन फिर भी एक टीम इसके एड्रेस पर गांव जाती है तो पता चलता है कि शिव कुमार वहां नहीं है। शिव कुमार की शादी हो चुकी थी। अब तक 14 दिसंबर की तारीख आ चुकी थी। क्राइम ब्रांच की तरफ से हर जगह शिव कुमार को ढूंढा जा रहा था। शिव कुमार 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को ऑफिस में अपनी ड्यूटी पर भी नहीं आया था और ना ही इसने कोई वजह बताई थी ना आने की। 14 दिसंबर शाम तक क्राइम ब्रांच ये सोचती है कि शिव कुमार को हर जगह ढूंढ लिया, उसके दोस्तों से, उसके रिश्तेदारों से उसका पता किया, पर ये कहीं भी नहीं मिला। और एक बार इसके घर जाकर देखना चाहिए जहां ये रहता है। तो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर ये सोचते हैं कि एक बार उसके घर जहां ये रहता है वहां जाकर देखते हैं। अगर ये ना भी वहां मिला तो आस पड़ोस में पता करते हैं कि ये कहाँ गया। जब ये इसके घर पर जाते हैं तो इनको लगता है घर में कोई है। ये जब दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो ये देखकर पुलिस हैरान रह जाती है क्योंकि ये वो दरवाजा शिव कुमार ने ही खोला था। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम अंदर देखती है कि टीवी चल रहा है और इस पर प्रतिभा की गुमशुदगी की खबरें चल रही हैं। क्राइम ब्रांच की टीम शिव कुमार से पूछती है कि हमें शक है तो प्रतिभा को तुमने कहीं गायब किया है। तो आगे से शिव कुमार कहता है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो उस दिन गया ही नहीं था, मैं तो 2 दिन से छुट्टी पर हूँ। क्राइम ब्रांच की टीम पूछती है शिव कुमार से कि तुम 2 दिन से अपनी ड्यूटी पर क्यों नहीं आए? तो शिव कुमार कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम कहती है तुमको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। शिव कुमार कहता है कि प्रतिभा के गुम होने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं बेकसूर हूं, मैं तो उस दिन भी ड्यूटी पर नहीं गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पर पुलिस के पास इसके पुख्ता सबूत थे, मुकम्मल कॉल डिटेल थी इसकी और प्रतिभा की, इसलिए इसको लेकर पुलिस स्टेशन आया जाता है और इससे पूछताछ की जाती है। इससे सख्ती से भी पूछताछ की जाती है, पर ये कोई भी हर तरह से नकार रहा था कि कह रहा, इसका यही कहना था कि मैंने प्रतिभा के साथ कुछ नहीं किया। पुलिस ने इस पर भी ध्यान दिया कि शायद प्रतिभा का किसी और के साथ कोई झगड़ा हो या दुश्मनी हो, पर शिव कुमार के बाद पुलिस सबको एक साइड पर कर देती है। पुलिस का सारा ध्यान अब शिव कुमार पर था। इसके बाद इतनी सख्ती से पूछताछ के बाद भी शिव कुमार ने कुछ नहीं बताया तो पुलिस को भी लगने लगा कि शायद अब हमने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है, ये शायद बेकसूर है। इसके बाद पुलिस एक आखिरी बार पूछताछ के लिए इसके पास कुछ लोग अपने भेजती है। इसी के चलते एक आखिरी बार पुलिस ने
15 दिसंबर की रात को एक आखिरी बार इससे पूछताछ की कोशिश की। 15 तारीख की शाम को पुलिस की टीम शिव कुमार से एक आखिरी बार पूछताछ करती है। पुलिस के लोग कहते हैं, हमें पता है कि तुम ही ने प्रतिभा के साथ कुछ किया है। अगर तुम सच सच बता दोगे तो हम तुम्हें कम से कम सजा दिलवाने में तुम्हारी मदद करेंगे। और पुलिस कहती है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम पहले ही फंस चुके हो, हम तुम्हें और इस केस में फंसा देंगे। पहले मारपीट कर इससे पूछा गया था, अब इससे आराम से प्यार से पूछा गया। इसके बाद शिव कुमार कुछ सोचता है, फिर शिव कुमार कहता है कि हाँ, इसने ही 13 दिसंबर की रात को 2 बजे प्रतिभा को इसके घर से लिया था। इस केस के बारे में लगातार मीडिया पर खबरें चल रही थीं। इसके बाद पुलिस ने शिव कुमार से पूछा कि तुमने प्रतिभा के साथ क्या किया था। इसके बाद शिव कुमार 16 दिसंबर की सुबह को पुलिस की टीम को अंजनापुरा लेआउट में एक सुनसान जगह पर ले गया। उस वक्त उन दिनों ये इलाका काफी सुनसान हुआ करता था। वहां जाकर पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि शिव कुमार ने एक तरफ इशारा किया तो पुलिस को नाले से एक लाश मिली। 13 दिसंबर की रात से प्रतिभा गायब थी, अब 16 दिसंबर की सुबह थी। इतनी देर पानी में पड़े रहने के बाद लाश का क्या हुआ होगा, आप सोच ही सकते हैं। इसके बाद पुलिस लाश को हॉस्पिटल में मुंतकिल करती है। इसके बाद पुलिस प्रतिभा की मां को भी बता देती है कि इनको एक लाश मिली है, आपको आकर इसकी शिनाख्त करनी होगी। आप जान सकते हैं कि प्रतिभा की मां पर उस वक्त क्या गुजरी होगी, मगर फिर भी वो जैसे तैसे करके अपने भाई प्रतिभा के मामा को लेकर अस्पताल में जाती है और ये जाकर वहां तस्दीक करते हैं इसकी कि ये इनकी प्रतिभा की ही है। इसके बाद प्रतिभा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब हर तरफ खबरें चल रही थी और इसके बाद 16 दिसंबर की शाम तक ही प्रतिभा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पता चल गया कि प्रतिभा का रेप हुआ है और इसके बाद किसी धारदार हथियार के साथ इसका गला काट दिया गया। ज्यादा खून बहने की वजह से प्रतिभा की मौत वाक़ हो गई। इसके बाद लोग एहतियात करने लगे, लोग कातिल को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की अपील करने लगे। और जो खवातीन भी रात को, जो लड़कियां भी रात को नाइट शिफ्ट पर काम करती थी, सब लोग अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले घबराने लगे। इधर शिव कुमार पुलिस की कस्टडी में था। शिव कुमार 13 दिसंबर की रात को 2 बजे अपनी गाड़ी लेकर, जो कि कंपनी गाड़ी थी, प्रतिभा के घर गया। इसने प्रतिभा को जब कॉल किया तो प्रतिभा बाहर आई तो उसने कहा कि भैया आप आ जाए हो, दूसरे ड्राइवर क्यों नहीं आए। तो शिव कुमार कहता है कि दूसरा ड्राइवर आज छुट्टी पर है तो आज मुझे भेजा गया है। तो प्रतिभा तो सबको जानती थी, लिहाजा प्रतिभा इसके साथ बैठ गई। प्रतिभा के बैठते ही गाड़ी ऑफिस जाने के लिए चल पड़ी। प्रतिभा हमेशा गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठती थी ड्राइवर के साथ। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए जब गाड़ी चली तो इसके साथ ही प्रतिभा की थोड़ी आंख लगी, क्योंकि घर से ऑफिस का जो रास्ता था वो 35 से 40 मिनट का था। जब तो कुछ देर बाद प्रतिभा की आंख खुली तो इसने देखा कि ये रास्ता तो कंपनी के ऑफिस जाने वाला नहीं है। तो ये ड्राइवर से कहती है शिव कुमार से कि ये तो ऑफिस जाने वाला रास्ता नहीं है। तो शिव कुमार कहता है कि आज एक और एम्प्लॉय को लेना है, क्योंकि कुछ ड्राइवर छुट्टी पर हैं तो उसको भी साथ लेकर जाना है। तो प्रतिभा खामोश हो जाती है। इसके बाद गाड़ी अंजनापुरा के एक सुनसान जगह पर पहुंचती है तो शिव कुमार गाड़ी रोक देता है और चाकू निकालकर प्रतिभा के पेट पर रख देता है और कहता है कि अगर तुमने आवाज निकाली तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद ये प्रतिभा के साथ जबरदस्ती की कोशिश करता है, लेकिन प्रतिभा मुजाहमत करती है। इसके साथ ही उस वक्त पुलिस की पेट्रोलिंग कार वहां पर आ जाती है, वो वहां से गुजर रही थी। और इसके बाद शिव कुमार भी पुलिस की कार को देख लेता है। वो कहता है, प्रतिभा को कहता है कि अगर तुमने आवाज निकाली या पुलिस को किसी किस्म का कोई इशारा किया तो अच्छा नहीं होगा। मैं पकड़ा जाऊं कोई बात नहीं, मगर तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी। पुलिस के लोग देखते हैं कि शायद रात को इस वक्त किसी ने गाड़ी साइड पर पार्क की होगी, लोग खड़ी कर देते हैं। हालांकि पुलिस को चाहिए था कि गाड़ी के करीब जाकर चेक करते, क्योंकि ये इतना सुनसान इलाका था, इसके आसपास दूर दूर तक कहीं कोई भी रिहायशी घर नहीं था। तो कोई रात को इतनी रात गए कोई गाड़ी इतनी सुनसान जगह पर खड़ी करके जाएगा भी कहां। तो इसके बाद पुलिस की कार वहां चल जाती है।
और इसके बाद शिव कुमार चाकू की नोक पर प्रतिभा के साथ जबरदस्ती करता है और इसके बाद ये अपना चाकू प्रतिभा के गले पर चला देता है और इसके बाद प्रतिभा की लाश को निकालकर ये करीबी नाले में फेंक देता है और इसके बाद ये अपने घर वापस आ जाता है। ऑफिस नहीं जाता, ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि जिसको ऑफिस छोड़ना था इसको तो ये रास्ते में ही खत्म कर आया था। इसके बाद शिव कुमार अपने घर चला जाता है। शिव कुमार की शादी हो चुकी थी पर इस वक्त शिव कुमार की बीवी अपने मैके में थी, इसलिए इस वक्त शिव कुमार अपने घर पर अकेला ही था। ये टीवी ऑन करता है और न्यूज देखने लग जाता है। इसको पता चलता है कि इस तरह एक लड़की गुम हो गई है प्रतिभा नाम की। तो न्यूज में ये भी चल रहा था कि इसके गुम होने में किसी ड्राइवर का ही हाथ है, पर ये घर से भागता नहीं बल्कि घर में ही बैठा रहता है ताकि किसी को शक ना हो इस पर। इसको पता था कि पुलिस को इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। इसके बाद पुलिस 2006 जनवरी या फरवरी के आसपास अपनी सारी चार्जशीट रेडी करके बेंगलोर सेशन कोर्ट में सबमिट करती है और इसके बाद शिव कुमार पर जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो हैं किडनैपिंग 366, रेप 376 और कत्ल की दफा 302 के चार्जेस लगाए जाते हैं। बेंगलोर के सेशन कोर्ट में यह मुकदमा शुरू हुआ। इसके बाद सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजी जाती है। इस केस के दौरान कुछ जजों का ट्रांसफर भी हुआ। नए जज आए तो सारा केस दोबारा से देखना पड़ा। इस तरह करते करते तकरीबन 5 साल गुजर गए। इसके बाद 10 अक्टूबर 2010 को 11th फास्ट ट्रैक सेशन कोर्ट में सुनवाई होती है। शिव कुमार पर चार्जर लगाए जाते हैं। इस केस में 80 से ज्यादा लोगों ने गवाही दी थी और इस केस में तकरीबन 220 के लगभग एग्जिबिट्स कोर्ट में पेश की गई थी। 8 अक्टूबर को कोर्ट ने शिव कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी। कोई पैरोल नहीं मिलेगा, ये आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। सेक्शन 366 किडनैपिंग के तहत इसको 10 साल की सजा मिली और साथ में 10,000 का जुर्माना भी। अगर जुर्माना ना दिया गया तो साथ में 2 साल की सजा और भुगतनी होगी। कड़ी मेहनत, इसका मतलब है कि इससे मजदूरी करवाएंगे। और इसके बाद सेक्शन 376 रेप, इसमें इसको 10 साल की सजा सुनाई गई और 20,000 का जुर्माना। अगर जुर्माना ना दिया गया तो 2 साल की सजा और भुगतनी होगी। इसके बाद बचा सेक्शन 302, इसमें तो इसको उम्र कैद की सजा हो ही गई थी। इसके बाद फरवरी 2011 को शिव कुमार अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। अप्रैल 2011 तक स्टेट की तरफ से ये अपील की गई कि कातिल को फांसी की सजा सुनाई जाए। इसके बाद 4 मई 2016 तक कोर्ट में सारी सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद 31 मई 2016 को हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट की सजा को बरकरार रखा। जो सजा सेशन कोर्ट ने दी थी कड़ी मेहनत की, वो सजा बरकरार रखी गई। इसके बाद आगे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। इसके बाद मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट इसकी सजा में थोड़ी नरमी करती है। जो सजा हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने इसको दी थी कि आखिरी सांस तक ये जेल में रहेगा, इसको बदलकर 30 साल की सजा कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हर इंसान को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए क्योंकि शिव कुमार का पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, तो इसको एक बार संभलने का मौका देना चाहिए। अब तक तकरीबन ये शिव कुमार 18 साल से जेल में है। अब कम से कम इसको 12 साल और जेल में काटने हो गए। और जब शिव कुमार इस केस में पकड़ा गया तो इस वक्त इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। इसके बाद इसकी बीवी ने एक बेटे को पैदा किया जो कि अब तक तकरीबन 18 साल का हो चुका है। अब तक ये 12 साल और जेल में काटेगा। एक ऐसी लड़की जो कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, अच्छा जीवन चल रहा था, शादीशुदा लड़की थी, एक इंसान की हैवानियत की बीन चढ़ गई। प्रतिभा की मां का कहना था कि कोई दिन भी ऐसा नहीं, कोई वक्त भी ऐसा नहीं है कि जिस वक्त मुझे प्रतिभा की याद ना आई हो। प्रतिभा की मां कोर्ट की इस सारी कार्रवाई से, इस सजा से मुतमईन नहीं है। और इस केस में जो प्रतिभा का शौहर था पवन शेट्टी, उसने किसी किस्म की को खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो कभी कभार कोई अपडेट ले लेते थे। इसके बाद वो कहीं और चले गए जहां जाकर इन्होंने दूसरी शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। अब इसके बाद ये सारी कार्रवाई जो थी प्रतिभा के मां ने ही संभाली। और आज की कहानी यही खत्म होती है। सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।